भोजपुरी में एक कहावत है कि जौना खातिर अलगा भइली उहे पड़ल बखरा। यानी परिवार की जिस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अलगाव पैदा किया, बंटवारा करवाया, वही समस्या गले पड़ गई, हिस्से में आ गई। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के मामले में साहेब के साथ यही खेल हो गया है। जी हाँ, कथित तौर पर जिस दिल्ली की सत्ता को कब्जाने के लिए साहेब ने तमाम जांच एजेंसियों और तमाम संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत दांव पर लगा दी, कथित तौर पर नीलाम करवा दी, ऐसा लग रहा है कि वो दिल्ली की कुर्सी इस जन्म में तो मिलने से रही। अगले वर्ष दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। कहा जाता है कि साहेब के मन में सबसे बड़ी टीस इसी बात की रहती है कि वो दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, और उसी दिल्ली का मुख्यमंत्री कभी चौथी पास राजा तो कभी अडानी को लेकर साहेब को नाकों चने चबवाता है। आरोप लगते रहे हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाने के कारण साहेब आम आदमी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करते रहे हैं। वैसे भी इनकी खासियत है अपने को मजबूत करने से ज्यादा दूसरों को कमजोर करने पर ध्यान देते हैं, मगर ये प्लानिंग भयंकर तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। जमानत के बाद मनीष सिसोदिया ने वही सारे गेम शुरू कर दिए हैं जो अरविंद केजरीवाल करते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया ने जैसा धमाकेदार और चुनौती देने वाला भाषण दिया है, वो दर्शा रहा है कि साहेब जिन्हें कमजोर करना चाहते थे वो तो और भी मजबूत हो गए। जिस सिसोदिया को तोड़कर रास्ता बदलवाना चाहते थे, उस सिसोदिया ने अपने रास्ते पर नजरें और गहराई से जमा ली है। मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है वो तो सुनेंगे ही। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 2-3 मिनट के भाषण में ही भारतीय जनता पार्टी के मूल से लेकर फूल तक सबको लपेट दिया है। और इन दोनों की बातें सुनने से पहले सुप्रीम कोर्ट की बातें हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए क्या कुछ कहा। वैसे सेठ से याद आया, 25 जनवरी 2023 को जिस हिंडनबर्ग ने सेठ और सेठ के परम मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया में हिला दिया था, उसने आज सुबह सुबह फिर से ऐलान किया है कि भारत के बारे में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। अब जब से ये खुलासा हुआ है, बड़े बड़े लोगों की धुकधुकी बढ़ गई है। जो होगा उस पर तो बात करेंगे ही, मगर फिलहाल बात होगी मनीष सिसोदिया के मामले की। बेहद कम शब्दों में पहले ये जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में जमानत देते हुए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। दरअसल 9 अगस्त को शराब नीति मामले में सुनवाई में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी और कहा कि हमें लगता है कि करीब 17 महीने की लंबी कैद और सुनवाई शुरू न होने के कारण मनीष सिसोदिया को जो त्वरित सुनवाई का अधिकार है उससे वंचित किया गया है। यहाँ ये बात एक आरोप के रूप में आप सीधे सीधे जांच एजेंसियों यानी मोदी सत्ता पर समझ सकते हैं, और यहीं से साफ होता है कि दरअसल मोदी सत्ता और इनकी जांच एजेंसियों की लड़ाई किसी भ्रष्टाचार को पकड़ने और भ्रष्टाचारी को सजा देने की नहीं, बल्कि विपक्ष के नेताओं को ज्यादा से ज्यादा समय तक जेल में रखने की नजर आती है। आगे अदालत ने कहा कि 400 से अधिक गवाहों और हजारों दस्तावेजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि भविष्य में सुनवाई बहुत जल्दी पूरी होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में यदि सिसोदिया को जेल में रखा जाता है तो ये उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा। अगली बात जो अदालत ने कही है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता यानी मनीष सिसोदिया की जड़ें समाज में गहरी हैं, इसलिए वो भागेंगे नहीं, उनके भागने का खतरा नहीं है। इसके साथ ही इस मामले में जो सबूत है, जो भी साक्ष्य है, वो ज्यादातर दस्तावेजी प्रकृति के हैं जिन्हें पहले ही इकट्ठा किया जा चुका है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ की कोई संभावना भी नहीं है। बात जब गवाहों को प्रभावित करने, उन्हें डराने धमकाने की आई तो अदालत ने कहा कि इस मामले में शर्तें लगाई जा सकती हैं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि ठीक है साहब, तो जैसी शर्तें अरविंद केजरीवाल के मामले में लगाई गई थी वैसी ही शर्तें मनीष सिसोदिया के मामले में भी लगा दीजिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। यहां ध्यान रखिए कि केजरीवाल के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय न जाना, दिल्ली सचिवालय नहीं जाना, ऐसी शर्तें लगाई गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट तथा हाई कोर्ट ने ट्रायल में देरी का जो मामला है उस पर विचार नहीं किया, ये गलत बात है। यानी ट्रायल में जब इतनी देरी हो रही थी तो निचली अदालतों को इसे ध्यान में रखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह भी याद दिलाया कि अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट यानी शीर्ष अदालत के फैसले में जो टिप्पणियां की गई थी उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और इन टिप्पणियों में यह कहा गया था कि लंबे समय तक कारावास और मुकदमे में देरी को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत पढ़ा जाना चाहिए, और ये जो देरी हुई है इस मामले में, इसके लिए सिसोदिया को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने 6 अगस्त को यह मामला सुरक्षित रख लिया था, और अब यहां तक कह दिया है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो कहा कि इस मामले में देरी मनीष सिसोदिया की वजह से हुई, ये बात स्वीकारने योग्य नहीं है। इसके साथ ही जब ईडी और सीबीआई की तरफ से यह कहा गया कि सिसोदिया को जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट भेज दीजिए,
तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि सिसोदिया को फिर से ट्रायल कोर्ट भेजना उनके साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलना हो जाएगा। यानी सोचिए, मोदी सत्ता की जांच एजेंसियां अभी भी 17 महीने बाद भी मनीष सिसोदिया को जेल में रखने की प्लानिंग में है। यानी जो आरोप लगातार लगते आ रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव तक आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं को जेल में रखने का षड्यंत्र है, कहीं न कहीं उसी तरह ये सारी चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई की तमाम प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सजा के तौर पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी ये नहीं हो सकता कि आप किसी को जमानत देने से इनकार करते रहें और जमानत न मिलना ही सजा बन जाए। भारत में ऐसे तमाम मामले हैं जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर पत्रकारों को सालों साल जेलों में बंद रखा गया, जबकि उनके ऊपर डाले गए मुकदमों की हकीकत यह है कि यदि वो दोषी पाए भी जाएं, उन्हें जो सजा सुनाई जाएगी, जो अधिकतम सजा होगी, उससे अधिक वो पहले ही सजा भुगत चुके हैं जमानत न मिलने की वजह से और ट्रायल शुरू न होने की वजह से, फिर भी जेल में बंद है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जमानत रोककर सजा नहीं दी जा सकती। निचली अदालतों को समझना होगा कि जेल अपवाद है, जमानत नियम है। यानी जमानत मिलना अधिकार है, जेल में रखा जाना अपवाद है। और सिसोदिया के मामले में तो दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है कि समय पर सुनवाई हो सके, जबकि सारी प्लानिंग तो इसी बात की नजर आ रही थी कि किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया को लंबे वक्त तक जेल में बंद रखा जाए, ट्रायल शुरू हो चाहे न हो, मामले का निपटारा हो चाहे न हो। मगर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मोदी शाह की गुजराती जोड़ी की प्लानिंग फेल हो गई, दांव उल्टा पड़ गया, जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजना उल्टा पड़ गया, जिस तरीके से राहुल गांधी से 50 घंटे पूछताछ करना, उनकी सांसदी छीन लेना, उनका घर छीनना, उन्हें इतिहास की सबसे बड़ी सजा सुनाना उल्टा पड़ गया, उसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजना भी उल्टा पड़ने लगा है। सोचिए, इस देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत देने में सुरक्षित खेलने का प्रयास करती हैं, जबकि उन्हें यह समझना होगा कि जमानत देना नियम है, जमानत से इनकार करना अपवाद है। अब यहीं से एक सवाल पैदा होता है कि क्या देश की अदालतों में बैठे जजों के भीतर कोई डर है? किसी से डरते हैं क्या? राजनीतिक रूप से इतना बड़ा कोई दबाव काम कर रहा है क्या कि वो अपने फैसले संभल कर, बचकर और सुरक्षित होकर लेना चाहते हैं? जब खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देश की ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत के मामलों में सुरक्षित खेलना चाहते हैं, तो फिर यह सुरक्षा किससे चाहिए? किसका डर है? वैसे देश की अदालतों में डर किसी का भी हो, मगर जनता के बीच कहानी तेजी से बदल चुकी है और हवा को और तेजी से बदलने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जबरदस्त तरीके से कमर कस ली है। जेल से छूटते ही मनीष सिसोदिया ने ललकारते हुए भाषण दिया, सुबह सुबह हनुमान मंदिर गए और इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर राजघाट पहुंचे। यहाँ आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद थे और उसके बाद मनीष सिसोदिया तथा संजय सिंह ने जो ललकार पैदा की है वो आप सभी को एक बार सुन लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जोश बता रहा है कि दिल्ली में साहब की प्लानिंग फिर से फेल हो चुकी है। एक बार फिर से डिब्बा गोल होने की कहानी देखने को मिल सकती है साल 2025 में। आम आदमी पार्टी के नेता 70 में से 70 सीटें जीतने का आह्वान कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया वकीलों का धन्यवाद कर रहे हैं। पहले आप संजय सिंह का ऐलान और बीजेपी को दी गई चुनौती सुन लीजिए, इसके बाद मनीष सिसोदिया की बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं बीजेपी वालों को एक ही सलाह देना चाहता हूं और बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि भाजपाइयों, एक बात को समझ लो, नफरत की राजनीति में तुम आगे हो सकते हो, झगड़ा कराने की, दंगे फसाद कराने की राजनीति में तुम आगे हो सकते हो, भाई को भाई से बांटने की राजनीति में तुम आगे हो सकते हो, लेकिन जब लड़ने की बारी आएगी तो हिम्मत मत करना आम आदमी पार्टी से लड़ने की, हिम्मत मत करना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से टकराने की, क्योंकि तुम उसमें कभी नहीं जीत पाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे। हमारी ट्रेनिंग ही संघर्ष की हुई है और तुम लोगों की ट्रेनिंग अंग्रेजों से माफी मांगने की हुई है, देश से गद्दारी की हुई है। तुम्हारे पुरखों ने देश से गद्दारी करने का काम किया है, अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया है। इसलिए लड़ने के काम में कभी चुनौती मत देना। कभी आम आदमी पार्टी को नहीं झुका सकते, कभी हमारे नेताओं को नहीं झुका सकते। आपने हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री जिन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात काम किया, उनको 17 महीने तक जेल में रखा।
मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, इन 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया के परिवार ने जो 17 महीने प्रताड़ना झेली, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया ने खुद जेल में रह के जो यातना झेली, उसका हिसाब कौन देगा? भाजपा ही कहते हैं सिर्फ जमानत ही तो मिली है, सिर्फ जमानत ही तो मिली है। मैं दिल्ली के लोगों आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, चुनाव का परिणाम जब आए और बीजेपी के लोग चिल्ला के कहें मेरी जमानत जब्त हो गई, मेरी जमानत जब्त हो गई, तो आपको एक ही बात कहना है, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई 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 है। ये काम आपको करना है। चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे कि केजरीवाल कौन है जानते हो? बोले यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है, और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। केजरीवाल जी का नाम आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में। और भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं, उस अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की छवि को बिगाड़ने के लिए। लेकिन जनता जानती है, जनता के दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हो, लेकिन जनता के दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। जनता के दिलों में आज भी वही नारा गूंज रहा है पिछले 10 साल से। बताइए क्या? भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। और जिनका जिक्र अभी संजय भाई ने किया कि इधर उधर जितने भ्रष्टाचारी थे सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली। उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है, लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे, आपका काल बाहर आएगा। 17 महीने ये आंसुओं, इन आंसुओं ने मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे। मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इनकी तो बड़ी कोशिशें करी इन्होंने, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर। देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो, तो जैसे आतंकवादी को जेल में डालते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे। लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं की ताकत है ये कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। एक ही चीज कहूंगा, कल सुबह मैं बैठा था कि सारी दुनिया की सारी बुरी ताकतें भी इकट्ठी हो जाए ना, तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसका साथ भगवान देता है, उसका साथ भगवान जरूर देता है। और ये आज बजरंगबली की कृपा है कि 17 महीने बाद सही, लेकिन मैं आपके बीच हूं। और अभी गया मैं बजरंगबली के मंदिर में, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। वहां जो पंडित जी मौजूद होते हैं वही बजरंगबली जी के वाणी बोल रहे होते हैं। उन्होंने बजरंगबली जी की वाणी से आशीर्वाद दिया कि विजयी भव, सफल भव। मैंने कहा जी एक ही सफलता का मंत्र है, दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल बना के देने हैं, यही हमारी सफलता है। और इसके लिए मैं कल से कह रहा था अपने साथियों से, हम तो रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा।
फिर उसके बाद हमको तो यहाँ हकेंगे, हम हकेंगे, लेकिन हमारा असली साथी भी जेल में बंद है और जेल के ताले टूटेंगे, बहुत जल्दी छूट के आ जाएंगे। बहुत कृपा है अरविंद जी के ऊपर बजरंगबली की। आपको याद है ना, लंबे समय से बहुत सारे लोग साथ हैं, कितने शुगर का पेशेंट होने के बावजूद कितना लंबा लंबा फास्ट किया, केवल बजरंगबली जी की कृपा से। तमाम तरह के आरोप, इतने आरोप लगाए झूठे झूठे, बच गए, निकल के आ गए केवल अरविंद जी बजरंगबली जी की कृपा से। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा, बजरंगबली जी की कृपा हम पर कल हुई बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत। बाबा साहब ने, जब ये मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, पढ़ रहा था, पूरी डिटेल ले रहा था वकील साहबों से। बाबा साहब ने 75 साल पहले, करीब 75 साल पहले अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा, हम लोकतंत्र का संविधान बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे। तो उस वक्त उन व्यापारियों को, उन आम आदमियों को, उन विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूं कि तुमको संविधान बचाएगा। आज हम संविधान की बदौलत खड़े हैं, संविधान की ताकत से यहां पे खड़े हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूं देश के संविधान का, बाबा साहब का, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, बहुत विनम्र सम्मान के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, तानाशाही को कल गलत ठहराया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से, 17-18 महीने से, और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहाँ सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में डाल रहे हैं। इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिरणों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो, मैंने कल भी कहा था, भगवान स्वरूप हैं। किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया, और जल्दी अरविंद जी को भी बाहर लेकर आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सिंघवी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं दयान कृष्णन साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित माथुर साहब का, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने ईडी और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के सच को बेनकाब किया है। और मैं बहुत प्यार के साथ धन्यवाद करता हूं, उनमें से कुछ लोग मेरे उनसे उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अपनी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के कुछ वकील साथी, हमारे एमएलए यहाँ खड़े हैं, साथ साथ में उनको सबको कोऑर्डिनेट करने वाले विवेक भाई, इधर शायद नहीं होंगे, किसी विवेक जैन किसी अदालत में इस समय जाके आर्गुमेंट कर रहे होंगे, इरशाद भाई इस समय कहीं किसी अदालत में आर्गुमेंट कर रहे होंगे, कुछ पेपर बना रहे होंगे, और उनके कई साथी यहाँ खड़े मैं देख रहा हूँ, अपने सारे साथियों को मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। रजत, साथ साथ में मैं शुक्रगुजार हूं देश भर में आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, नेताओं का। मैं तो 17 महीने जेल में था, जेल की छोटी सी एक कोठरी थी, इसकी 1/4 सी, इस पूरे स्टेज की 1/4 कोठरी में कोई नहीं। जब मैं गया था तो मैंने, वहाँ के सिपाही वगैरह कहते थे सर बड़े ऊपर से ऐसी हिदायतें हैं, वैसी हिदायतें हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं तो जंतर मंतर पे एक अखबार के साइज पे सो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहाँ से निकला हूँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जी और मैं और संजय भाई बनारस रेलवे स्टेशन के, और जहाँ देश भर में रेलवे स्टेशन में रात को 2 बजे ट्रेन आती थी, तो इतने भी पैसे नहीं थे कि रात को किसी लॉज में रुक जाएं, तो जाके 9 बजे खाना खा के स्टेशन पे ही सो जाते थे अखबार बिछा के। हम तो वहां से भी निकल के आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो
लेकिन हम तो वहां सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था? जब मैं कोर्ट आता था तो मैं देखता था बैरिकेड लगे हुए और उसके दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं। अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था, आप में से बहुत सारे चेहरे यहाँ खड़े हैं, मैं देखता था ये मेरी बहन को लाठी लगी, ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा। दर्द होता था और वहीं से ईश्वर से दुआ करता था, इनको सबको सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना। सलाम करता था आपकी ताकत को। यहाँ से एक एक कार्यकर्ता को सलाम करता हूं मैं, और सिर्फ डंडे खाने के लिए नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सपर्टीज अभी संजय भाई ने बताई, उनमें एक शामिल है कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तोड़ने के, दबा के, धमका के, सामदान दंड भेद करके, जेल में भेजने की धमकी देके, जेल में भेज के, उनके हमले करवा के, उनको धमकी करवा के एकमात्र एक्सपर्टीज किसी पार्टी ने पाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद आप टिके रहे, एक एक आदमी टिका रहा, एक एक आदमी झुका नहीं, टूटा नहीं, एक एमएलए किसी सारे खड़े हैं। मैं जानता हूं किस किस के ऊपर क्या क्या दबाव नहीं था और क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या धमकियां नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद बेबाकी से खड़े रहे, सीना तान के खड़े रहे। उस सीने तने हुए सीने को मैं सलाम करता हूं आप लोगों को, आप डटे रहे। और आज देखिए मजे की बात, अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आम आदमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है, जो 17 महीने 6 महीने जेल में रह जाते हैं इनके नेता, उसके बावजूद ना झुकते हैं ना टूटते हैं। किसी मिट्टी के तो बने हैं, ये उस मिट्टी के बने हैं। मैं बताता हूं, ये उस मिट्टी के बने हैं भारतीय जनता पार्टी वालों, जिस मिट्टी पर भगत सिंह का पसीना की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे खड़े होके बाबा साहब ने तुम्हारी जैसी लोगों की ताकतों के, उस वक्त की ताकतों के जुल्म झेले थे, उस मिट्टी से ये बने हुए हैं। इनको तुम्हारी तोता मैना क्या तोड़ पाएंगे? सब पार्टी वालों को, जिनको जनता ने थोड़ा थोड़ा भी कहीं कहीं भरोसा दिया है, कहीं ज्यादा दिया है, सबको इकट्ठा होके इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जोर से चिल्लाना पड़ेगा कि तानाशाही भारत छोड़ो। और जिस दिन तानाशाही भारत छोड़ो का नारा हर गले से निकल गया, केजरीवाल जी सबसे पहले जेल से बाहर आएंगे। हेमंत सोरेन जी आ गए ना, देखो कितनी दिन मुझे निकाला, अभी अरविंद जी भी आएंगे, लेकिन सबको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सब। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो आज हम भरोसा दिलाते हैं कि दिल्ली के चुनाव में भी और बाकी चुनावों में भी पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घर में इस आवाज को उठाएंगे, एक एक शहर, एक एक नगर में इस आवाज को उठाएंगे और बता देंगे कि हमारे इरादे कितने फौलादी हैं। तुम चाहे जितनी यातनाएं दे लो, तुम चाहे जितने जुल्म कर लो, जब तक इस देह में प्राण रहेगा और माथे पे संविधान रहेगा, इस दिल में हिंदुस्तान रहेगा। भारत